दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 10। इस पाठ का नाम है फसल उत्पादन। इस पाठ के हम सही प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न क है निम्नलिखित में रवि की फसल है। तो निम्नलिखित में रवि की फसल कौन है? तो विकल्प अ में दिया है धान, ब है मक्का, श है मूंगफली, द है गेहूं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प द गेहूं। अगला है ख नंबर निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। तो विकल्प अ है यूरिया, ब है कंपोस्ट, स है मेटाक्लोर और द है अमोनियम फास्फेट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प स मेटाक्लोर। अगला प्रश्न है ग नंबर में दिया है यूरिया उर्वरक है। तो विकल्प अ है नाइट्रोजनी, ब है फास्फोरी, स है पोटेशिक और द है संयुक्त। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अ नाइट्रोजनी। अगला है घ नंबर शाहीवाल है। तो क्या है? तो विकल्प अ में दिया है गाय, ब है भैंस, स है मछली, द है मुर्गी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अ गाय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न क है उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे रिक्त स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो फसल। तो रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे फसल। अगला है ख नंबर तरबूज, खरबूज, मक्को आदि के लिए रिक्त स्थान मिट्टी उपयुक्त है। तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो बलुई। तो रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे बलुई, यानी कि तरबूज, खरबूज, मक्को आदि के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। अगला प्रश्न है ग नंबर बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र रिक्त स्थान है। तो इसमें हो जाएगा डिबलर। रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे डिबलर, यानी कि बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र डिबलर है। अगला है घ नंबर सोनालिका रिक्त स्थान की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो इसका रिक्त स्थान के जगह पर हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न पे आते हैं अंग नंबर कटला रोहू रिक्त स्थान जल में पाए जाने वाली मछली है। तो इसका रिक्त स्थान में हो जाएगा अलवड़। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में है सही जोड़े बनाइए। तो आइए इसका हम उत्तर देखेंगे। तो एक साइड है स्तंभ क, एक साइड है स्तंभ ख। तो स्तंभ क में क नंबर दिया है डिबलर। तो इसका हो जाएगा बुआई की विधि। तो डिबलर क्या है? तो ये एक बुआई की विधि है। तो इसको स्तंभ ख के विकल्प यानी स से मिला देंगे बुआई की विधि। ख नंबर है साइलो। तो इसका हो जाएगा भंडारण की विधि। अगला है ग नंबर साहिवाल। तो इसका हो जाएगा गाय के किस्म। अगला है घ नंबर को मिला देंगे मछली की नस्ल, यानी घ नंबर में क्या है? तो सालमान है। तो इसका हो जाएगा मछली की नस्ल। और घ है यानी अंग नंबर है वाइट लेग हॉर्न। तो इसका हो जाएगा मुर्गी की नस्ल। 4 नंबर में दिया है शार्क। तो इसका हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी का स्रोत। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न क है बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं क्या अंतर है। तो सबसे पहले है बलुई मिट्टी, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है तथा मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं उसको बलुई मिट्टी कहते हैं। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। और चिकनी मिट्टी में क्या होता है? तो चिकनी मिट्टी, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रश्न नंबर ख है जून से अक्टूबर माह में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जून से अक्टूबर माह में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, जिसके अंतर्गत मक्का, चावल,
मूंगफली आदि बोए जाते हैं। यानी कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, तो मक्का, चावल, मूंगफली। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग में दिया है बुआई के लिए बीज वेधक का क्या महत्व है। यानी कि बुआई के लिए बीज वेधक का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ पौधों के बुआई के लिए उनके बीज गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए बीज वेधक का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं। गहराई तक बोए जाने से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। बीजों के बीच की दूरी भी ध्यान रखा जाता है ताकि पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त जल और पोषण तत्व प्राप्त हो सके। अब आते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर घ, फसल चक्र से क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि की पोषकता तथा उर्वरता बनाए रखने के लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे। अब आते हैं प्रश्न नंबर अंग पर। प्रश्न नंबर अंग में दिया है हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि उपज में आधुनिक कृषि यंत्रों तथा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके आशातीत वृद्धि करने को हरित क्रांति कहते हैं। कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ 1960 से किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में दिया है गाय और भैंस की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर में हो जाएगा गाय की 2 उन्नत किस्में। पहले हेडिंग कर लेंगे तो उसमें लिखेंगे, पहला हो जाएगा शाहीवाल और दूसरा होल्स्टीन। अब आते हैं आगे भैंस की 2 उन्नत किस्में, तो इनमें हो जाएगा मुर्रा और दूसरा हो जाएगा मेहसाना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है उष्मयान काल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुर्गी अंडे पर बैठकर उससे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को उष्णयान काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। प्रश्न नंबर 4 है अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गर्म पानी से भरे पात्र में अंडा डालेंगे, यानी अंडे को डाल देंगे। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं तथा जो अंडे तैरते रहते हैं वह खराब अंडे होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है एक कुक्कुट फॉर्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुक्कुट फॉर्म में पक्षियों को आहार के रूप में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री और गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा और चूना पत्थर का चूरा मिला कर देते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 में दिया है नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए, यानी कि हमें यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र के चित्र को बनाना भी है और उसकी सहायता से इसे समझाना भी है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये है जो ये सब चित्र है ये नाइट्रोजन चक्र है, तो इसको ही हमने यहाँ पर उत्तर की सहायता से समझाया। तो आइए देख लीजिए इसे आप एक बार, लेकिन आप इसे ज़रूर एक बार अपने कॉपी पर बना लीजिएगा और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा तड़ित एवं वर्षा द्वारा रासायनिक उर्वरक द्वारा वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पौधों द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं में पहुंचती है। पौधों तथा जंतुओं के मृत्यु होने पर
सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाती है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। इसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। अब आएंगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, फसल की कटाई के लिए प्रयोग करने वाले हंसिया का चित्र बनाइए। यानी कि जब हम फसल को काटते हैं तो जो हंसिया होता है उसका ही चित्र बनाना है। तो इसमें आइए देखते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा हंसिया का चित्र। हमने यहाँ पर 2 चित्र हैं, यानी ये बुक में भी दिया है तो आप उसे देखकर भी बना सकते हैं। तो एक है साधारण हंसिया और दूसरा है एक दांतेदार हंसिया। तो आप ये हंसिया को बना लेना है, क्योंकि इसमें जो दांत है इसलिए इसका नाम पड़ा है दांतेदार हंसिया। और ये पहले वाले में इसमें दांत नहीं, इसलिए साधारण हंसिया है। तो आप भी बना लीजिएगा अपने कॉपी में। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फसलों के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों धातु के बर्तनों तथा साहिलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। अब आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।